Hey everyone, welcome back to the new lecture session Kingdom Fungi। तो ये जो आज का कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम फंजाई में ही थोड़े एडवांस टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंजाई समझने के लिए हमें समझना होगा कुछ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो उसमें से हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या होता है? जिस तरह से बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिमिलरली माइकोलॉजी ऑल्सो मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। ओके, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी। देन जो फंजाई को स्टडी करते हैं उनको क्या कहेंगे? दे आर माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, लाइक बायोलॉजी की स्टडी करने वालों को हम बायोलॉजिस्ट बोलेंगे, फंजाई की स्टडी करने वालों को हम माइकोलॉजिस्ट कहेंगे। और एक जो है फंजाई के साथ काफी कॉमनली बॉटनी वाले स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, दैट इज अलगी की स्टडी। ओके, अलगी की स्टडी जो करते हैं, सो अलगल स्टडीज को हम कहेंगे फाइकोलॉजिस्ट। जो अलगी को स्टडी करते हैं उन्हें हम कहेंगे फाइकोलॉजिस्ट, और अलगी की स्टडी को हम कहेंगे फाइकोलॉजी। ठीक है, सो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, स्टडी करने वालों को माइकोलॉजिस्ट, अलगी के स्टडी करने वालों को फाइकोलॉजिस्ट, और द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अलगी इज फाइकोलॉजी। ओके, तो ये फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी आपको दोनों टर्म्स याद रखने हैं। तो फंजाई के बेसिक कैरेक्टर्स में आपको भी बहुत सारी बातें पता है, जिसमें से वो होता है नॉन क्लोरोफिलस। ठीक है, तो फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए उसे हम प्लांटेई में कंसिडर नहीं करते। फंजाई के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है। हाइफी आर सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। तो हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट रहेगा और सेप्टा एब्सेंट रहेगा। तो ये क्या है, ये हम आने वाले स्लाइड्स में डायग्राम्स के थ्रू देखने वाले हैं। ओके, तो मैं अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं, सेप्टेट मतलब फंगल बॉडी में, फंगल हाइफी जिसे हम कहते हैं, उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, जहां सेप्टा नहीं होगा उन्हें हम नॉन सेप्टेट कहेंगे, और वहां क्रॉस वॉल्स और बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होंगी। सेल्स आर यूकैरियोटिक, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज। सो जो फंजाई होते हैं उनके सेल वॉल में काइटिन या फंगल सेलुलोज मिलता है। जैसे कि प्लांट सेल्स में सेलुलोज मिलता है, फंगल सेल्स में हमें काइटिन मिलता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में हमें पेप्टिडोग्लाइकन भी मिलता है। ये सब हमने पढ़ा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक, सो आइदर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो हेट्रोट्रॉपिक सबको पता है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बेसिकली पढ़ते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सो सेप्रोफाइटिक ऐसे फंजाई और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेड मैटर में ग्रो करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड एंड डिकेड मैटर में ग्रो करते हैं। ओके, अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया हमने। पैरासाइटिक मतलब होता है जो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर ग्रो करे। सेप्रोफाइटिक डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, और पैरासाइटिक लिविंग बॉडी के ऊपर ग्रो करता है। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फंजाई अपने बॉडी में फूड स्टोर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फंजाई से रिलेटेड। तो यहाँ अब हम आ गए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी कॉमन है, स्पोर फॉर्मेशन की मदद से होती है। एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, क्लमाइडोस्पोर्स, ओइडिया, कोनिडिया एटसेट्रा, इन स्पोर्स की मदद से फंजाई रिप्रोडक्शन करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। In true fungi, male sex organ is known as antheridium and female sex organ is known as oogonium. Okay? तो फंजाई में हमें मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम और एस्कोगोनियम के नाम से जानते हैं। फंजाई में जाइगोट डेवलप होता है, बट जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता। जाइगोट डायरेक्टली मियोटिक स्पोर्स बनाता है, मियोस्पोर्स बनाता है डिवीजन से, और उसे हम एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर्स भी कहते हैं।
ये सेक्सुअल स्पोर्स कहलाते हैं क्योंकि इन्हीं से न्यू फंगल हाइफी जो है वो जर्मिनेट होगी और फॉर्म होगी एक फंगल बॉडी। Ascospores develop in a bag called ascus, while basidiospores develop inside or on the basidium. ठीक है, तो इन्हें भी हम बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एस्कोस्पोर्स जो स्पोर्स हैं एस्कस में बन रहते हैं, स्टोर होते हैं। एस्कस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। एंड बेसिडियोस्पोर जो है वो बेसिडियम में के अंदर डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स बर्स्ट आउट होंगे सबस्ट्रेटम पे, सॉइल पे, जमीन पे, फूड पे, जो भी उनका सबस्ट्रेटम है जहां वो गिरेंगे वहां से नया फंगल हाइफी बनना शुरू हो जाएगा, ओके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ भी एग्जाम्पल्स हैं कॉमन फंजाई के जो हमें डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलता है। राइजोपस, पेनिसिलियम, ईस्ट, मोर्चेला, एगेरिकस, पक्सिनिया, यूस्टिलैगो, ओके, यूस्टिलैगो, LAGO, लाइकोपेरडॉन एटसेट्रा। तो ये सारे कॉमन फंगस हैं। नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ कॉमन फंगस के हम इमेजेस देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो मिडिल में बटन मशरूम है ये काफी कॉमन है, मार्केट में भी अवेलेबल होता है बटन मशरूम, काफी टेस्टी होता है, ठीक है, खाने में। होटल्स में भी अवेलेबल होता है मशरूम, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, अकरेंस ऑफ फंजाई हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अकरेंस ऑफ फंजाई में क्या हमें देखना होता है कि फंजाई एग्जैक्टली कौन से लोकेशंस पे ग्रो होती है या हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियस एंड सिम्बायोटिक, ओके। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड हैबिटेट में जो रहते हैं, एक्वेटिक ऑब्वियसली वाटर में, एम्फीबियस मतलब जो वाटर एंड लैंड दोनों में रह सकते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक मीन्स फंजाई इन लाइकेंस, ओके। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस इज माइकोराइजा, जो कि टेरेस्ट्रियल में आ गया है, ओके। माइकोराइजा एंड फंजाई विद लाइकेंस, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। कैसे है, क्या है, आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो अभी इतनी देर तक मैंने आपको एक टर्म सुना होगा आप लोगों ने, मैंने बोला हाइफा, हाइफा, हाइफी, ओके। तो जो हाइफी टर्म आपने सुना वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। चलिए, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई हैव माइसीलियर थैलस, ओके। माइसीलियर थैलस मींस थैलस दैट इज मेड अप ऑफ माइसीलियम। व्हाट इज माइसीलियम हम देखेंगे, पहले हम हाइफी देख लेते हैं। It is composed of many branched or unbranched thread-like structures known as hypha. Now, what is hypha? जिस तरह animal body के लिए या human body के लिए cell is the basic unit. Yes, बहुत सारे cells आपस में मिलके tissues बनेंगे। तो जिस तरह से cell basic unit है, उसी तरह हाइफी जो है वो फंगल बॉडी की बेसिक यूनिट मानी जाती है, ओके। तो हाइफा एक फंगल बॉडी की बेसिक यूनिट है, ये मैंने आपको बताई, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में सेल बेसिक यूनिट है, ओके। ईच हाइफा हैज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लाई, ओके। तो हर एक हाइफा में क्या प्रेजेंट रहेगा, किससे हाइफा भरी हुई रहेगी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होंगे और उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा। Hypha with partition wall or septa within is known as septate hyphae. Hypha, देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग सेप्टेट असेप्टेड ऐसे टर्म्स थे कुछ स्लाइड्स पहले, तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइफा विद पार्टीशन वॉल और सेप्टा, पार्टीशन वॉल और सेप्टा, सेप्टा यहाँ पे सेप्टा का मतलब बाउंड्री है, ओके। तो कंपार्टमेंट बनते हैं ना, एक सेल की अपनी बाउंड्री होती है, दूसरे सेल की अपनी बाउंड्री होती है। तो जब बाउंड्री प्रेजेंट है या वॉल प्रेजेंट है, ओके, इट इज नोन एज सेप्टेट हाइफा, ठीक है। और जब एब्सेंट है सेप्टा, सेप्टा है ही नहीं, तो वहां हम कहेंगे नॉन सेप्टेट और असेप्टेट हाइफा। Aseptate hypha has many free nuclei in cytoplasm. It is known as sinusotic hyphae or hypha.
सो असेप्टेड हाइफा जो होते हैं कैसे होते हैं, उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती, उनमें कोई सेपरेशन नहीं होता, कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं होता, तो वहां न्यूक्लाई और साइटोप्लाज्म फ्रीली बहुत सारे न्यूक्लाई ऐसे घूम रहे होंगे पूरे हाइफल बॉडी में। ओके, एग्जाम्पल है म्यूकर। सो म्यूकर एक एग्जाम्पल है सिनोसाइटिक हाइफा का या असेप्टेड हाइफा का। ओके, in septate hypha, if the cells are with many nuclei, it is said to be multinucleated septate hypha. Okay, बहुत सारे many cells अगर present हैं एक हाइफा में तो हम उसे कहेंगे multinucleated septate hypha. वो हाइफा कैसा है, septate है और many nucleus के साथ है, many nuclei के साथ। एक रहा तो न्यूक्लियस, बहुत सारे रहे तो न्यूक्लाई। एग्जाम्पल होंगे एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। ओके, septate hypha with uninucleate units are monokaryotic hypha and those with binucleate units are known as dikaryotic hypha. अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि जिन septate hypha में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन्हें हम मोनोकैरियोटिक हाइफा कहेंगे, और जहां दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन्हें हम डाइकैरियोटिक हाइफा। ओके, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सिंगल यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है तो मोनोकैरियोटिक हाइफा, और बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है तो डाइकैरियोटिक हाइफा। ओके, चलिए, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, मोनो मीन्स सिंगल, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, बाई मीन्स टू एंड न्यूक्लिएट मीन्स डाइकैरियन। ओके, कैरियन मीन्स और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ हमें जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे वो डायग्राम्स हमें मिल चुके हैं। तो सबसे पहले है सेप्टेट हाइफा, देखते हैं ए। सेप्टेट हाइफा में यू कैन सी दिस आर द सेप्टा, दिस आर द बाउंड्रीज, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ग्लाइकोजन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वैक्यूल्स, ये सब सारी चीजें प्रेजेंट है। अब दूसरे वाले डायग्राम में और इसमें क्या फर्क है, दूसरे वाले डायग्राम, दूसरा वाला जो डायग्राम है वो असेप्टेट हाइफा है, यहाँ कोई भी बाउंड्रीज आपको नजर नहीं आ रही है, काफी सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो सेप्टा का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सेप्टा में एक होल या एक पोर रहता है जिसे सेप्टल पोर कहा जाता है, इसका भी डायग्राम हम देखने वाले हैं आगे। और इस पोर से क्या होती है, रिजिडिटी मेंटेन होती है हाइफल या फंगल बॉडी की, मेंटेन्स प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी फ्रॉम सेल टू सेल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाता है, ओके, और जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। कोई भी मटेरियल है जो सेल को एक सेल से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है वो सेप्टल पोर की मदद से होगा। In classes, Ascomycotina and Deuteromycotina has simple central pore in the middle of the cross wall. So, Ascomycotina और Deuteromycotina में simple central pore मिलते हैं, ठीक है। Basidiomycotina जो है, यहाँ Basidiomycotina जो है उसमें ये है Basidiomycotina, septum is slightly swell on where the pore is named as Dolly pore. तो जो पोर यहाँ प्रेजेंट है उसे डोली पोर कहा जाता है। डोली पोर का मतलब है, लैटिन में डोलियम का मतलब है लार्ज जार, एक जार, ठीक है, एक बड़ा सा जार, उसे डोलियम कहा जाता है लैटिन में, वहीं से ये वर्ड आया है डोली पोर। प्रेजेंस ऑफ डोली पोर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइकोटिना। ओके, बेसिडियोमाइकोटिना में डोली पोर प्रेजेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में आपने रखना चाहिए। Okay, in classes Ascomycotina and Deuteromycotina simple central pore present होता है, okay, और Basidiomycotina में एक स्पेशल पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम डॉली पोर के नाम से, ओके, जिन पोर्स के बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे वो हम अभी इस स्लाइड में देखने वाले हैं। तो पहले हमने जो देखा वो सिंपल पोर के बारे में देखा। सिंपल पोर हमने कहा था एस्कोमाइकोटिना और डिटेरोमाइकोटिना के जो स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं सिंपल पोर। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं सिंपल पोर कैसे हैं, तो ये सिंपल पोर्स हैं, ठीक है। इसी में
हमने डॉली पोर भी देखा था, ओके, विद सिंपल पोर, एंड बी जो है वो विद डॉली पोर है, जो इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, ये है डॉली पोर। ओके, तो डॉली पोर में भी आप पार्ट्स देख सकते हैं, सेप्टम, स्वेलॉन रिम, ओके, पोर, देन दिस इज डॉली पोर, सेप्टम, और दिस कंप्लीट इज डॉली पोर कहलाता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस हमने देखा था, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को एक सेल से दूसरे सेल में, तो आप कह सकते हैं दिस इज, इफ दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2, और सेल 1 से सेल 2 में अगर किसी चीज को, कोई भी न्यूट्रिएंट है, कुछ भी है, शुगर है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उसे फ्लो करना है, तो वन सेल से, फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में किस तरह से फ्लो करेगी, उसके लिए एक पैसेज चाहिए, एक डोर चाहिए, वो पैसेज प्रोवाइड करती है डॉली पोर। ओके, और साथ ही साथ ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब यहाँ हम देख लेते हैं एग्रीगेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। अब तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है फंजाई में, ओके, दैट इज हाइफी। अब हाइफी एग्रीगेट होंगे और क्या बनाएंगे ये हम देखेंगे। जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मैंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में सेल बेसिक यूनिट है, वो एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यूज एग्रीगेट होकर हमें पता है कि ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह फंजाई में हाइफी एग्रीगेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। तो you can see here aggregated mass of hyphae is known as mycelium. Okay, so aggregated mass of hyphae is mycelium, we can see. Next is the aggregations or modification of hyphae are as follows. So first is placenkyma. Placenkyma is further divided into prosenkyma and pseudoparenchyma. So placenkyma क्या है? A false tissue formed by aggregation of hyphae is known as placenkyma. तो अब हाइफी का एग्रीगेशन हो रहा है, ओके, पर ये एक फॉल्स टाइप ऑफ टिश्यू बनता है, ट्रू टाइप ऑफ टिश्यू नहीं बन रहा है। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के हाइफी एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर, एग्रीगेट होकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं प्लेक्टेनकाइमा, और वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। उसमें से जो पहला है प्रोसेनकाइमा, वो लूजली इंटरवूवन है, मतलब एक जैसे कि मान लीजिए दो थ्रेड है, और इस तरह से मैं यहाँ दिखा रही हूँ ड्रॉ करके, इस तरह से दो तीन थ्रेड जो है वो पैरेलली इस तरह से, और फिर उसके ऊपर कुछ और थ्रेड्स हैं, ठीक है, जो इस तरह से रन कर रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। Okay, so they are more or less they are parallel to each other. Prosenchyma is composed of elongated cells. ठीक है, prosenchyma elongated cells generally उनका feature है कि उसमें elongated cells ही पाए जाते हैं. Pseudoparenchyma, the walls of hyphae in the mass fused and appears to be continuous structure. Isodiametric cells हैं, मैं आपको important बातें बता देती हूँ, और ये सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यू को हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स के जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज आपने पढ़े हैं उनके साथ रिजेंबल करते हैं, यानी कि थोड़े थोड़े उनके जैसे लगते हैं या दिखते हैं, लेकिन फॉल्स पैरेनकाइमा है। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, इज नॉट अ ट्रू टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि फंजाई तो प्लांट्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है, बस रिजेंबल करता है सुपरफिशियली, इसलिए हम ऐसा समझने के लिए पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि नहीं तो प्लांट्स के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। फंजाई एक अलग किंगडम है और प्लांटेई एक अलग किंगडम है। ओके ओके, तो हम देख रहे थे प्रोसेनकाइमा एंड स्यूडोपेरेनकाइमा, जो कि प्लेक्टेनकाइमा के टाइप्स थे। ओके, और उसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्लेक्टेनकाइमा के अंडर जो प्रोसेनकाइमा है वो आप देख सकते हैं किस तरह से थ्रेड के जैसे ऑलमोस्ट पैरेलल है, लूजली अरेंज्ड है, इंटरवूवन जो वर्ड आपको दिखा था उस हिसाब से। ओके, और स्यूडोपेरेनकाइमा जो है वो पैरेनकाइमेटिक सेल्स से रिजेंबल करते हैं सुपरफिशियली, पर एग्जैक्टली पैरेनकाइमा सेल्स तो ये कभी हो नहीं सकते, क्योंकि ये फंगस हैं, और स्यूडो बोला गया है इसलिए false parenchyma बोलने के लिए pseudo word means false, not true type. okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये जो 3 टर्मिनोलॉजी आपको स्क्रीन में दिख रही है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फंजाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, राइजोमोर्फ, स्क्लेरोशियम एंड स्ट्रोमा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। When the somatic hyphae aggregates to form closely packed structure like roots is called rhizomorph. तो जब जो हाइफी है वो क्लोजली पैक हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कॉइल पैक हो जाए एक स्ट्रक्चर में, और वो रूट के जैसा दिखने लगता है, किसी भी एक प्लांट के रूट के जैसा दिखने लगता है, तो उसे हम कहते हैं राइजोमॉर्फ। क्लियर? इसका डायग्राम हम देखने वाले हैं। क्लेरोशियम कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइसीलियम। देखिए जिस तरह राइजोमॉर्फ जो है वो सोमैटिक हाइफी का एग्रीगेट या मास है, और स्क्लेरोशियम क्या है, माइसीलियम का मास है, which is usually rounded, oval, elliptical in shape. It acts as a storage organ and helps in vegetative reproduction. तो स्क्लेरोसियम एक स्टोरेज ऑर्गन के जैसा काम करता है। Stroma, the mass of hyphae which is composed of pseudoparenchymatous tissue. तो यहाँ पे false type of parenchymatous tissue जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, pseudoparenchymatous tissue है ना, it consists of numerous fruiting bodies embedded in it. So fruiting bodies जो present है वो मदद करेंगी reproduction में further. ओके तो आपको तीनों आई होप कैटेगराइज हो गए होंगे डिफरेंटली, आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में। ये तीनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके जो राइजोमॉर्फ हमने डिस्कस किया था, जो एग्रीगेशन ऑफ हाइफा होता है और एक रूट के जैसा नजर आता है, तो आप देख सकते हैं प्लांट के रूट्स के जैसा ही लग रहा है। अगर आपको कोई इमेज दिखाने से पहले कोई समझाए ना या बताए ना, तो आप कहोगे कि मैम दिस इज अ कट आउट पीस ऑफ अ रूट फ्रॉम अ ट्री और अ प्लांट, है ना। नेक्स्ट ओके अब हम देख रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली थैलस ऑर्गेनाइजेशन है फंगस के केस में। तो मिक्सोमाइकोटिना जो ग्रुप है फंगस में, उनमें जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे प्लाज्मोडियम के नाम से हम जानते हैं। ओके एक ट्रू प्लाज्मोडियम कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लियस होता है। स्यूडोप्लाज्मोडियम कैसा होता है? ट्रू प्लाज्मोडियम हमने देखा। स्यूडोप्लाज्मोडियम का मतलब है फॉल्स प्लाज्मोडियम। सो स्यूडोप्लाज्मोडियम इज अ ग्रुप ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड एमोइबॉइड सेल्स और एमोइबॉइडल सेल्स। ठीक है तो ये डिफरेंस है ट्रू एंड फॉल्स प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियल थैलस में बी हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ओके तो उनके जो न्यूक्लियर कंटेंट है उसमें जो डीएनए है वो हाफ हो सकता है, कभी कभी डबल हो सकता है। ओके सिंगल या डबल हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल एंड क्रीपिंग ऑन सबस्ट्रेटम। तो ये जो प्लाज्मोडियम थैलस टाइप ऑर्गेनाइजेशन है फंगस में, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं देखा जाता। तो सेल वॉल नहीं है, स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होती, वीक होती है और सबस्ट्रेटम में क्रीप करती, यानी कि इस तरह कीड़ों के जैसे, जैसे कीड़े कैसे मूव करते हैं, है ना, सरफेस में ही रेंगना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का हम कह सकते हैं मूवमेंट या स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं। तो प्लाज्मोडियम इन सब के बेसिस में हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रोटोप्लाज्मोडियम, ऑफेनोप्लाज्मोडियम एंड फेनेरोप्लाज्मोडियम। सो नेम से ही हम देखेंगे, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और ओल्ड। ओके सो प्रिमिटिव ये कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल स्पोरेंजियम बनाता है, सिंपल है और प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे पहला, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, ये काफी सिंपल है। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफेनोप्लाज्मोडियम, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है। ओके और इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जनरली माइक्रोस्कोप में इसे देखा जाता है। Phaneroplasmodium, they form a large network with prominent veins and they are visible to naked eyes. Okay, they are visible to naked eyes. तो हम ऐसे ही देख सकते हैं उन्हें, यानी कि ये फेनेरोप्लाज्मोडियम काफी बड़े हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये डायग्राम्स हैं प्रोटोप्लाज्मोडियम, ऑफेनोप्लाज्मोडियम एंड फेनेरोप्लाज्मोडियम से। तो आप डेफिनेशन में हमने जो डिस्कस किया है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं डायग्राम, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट माइसीलियम। अब हम टाइप्स ऑफ माइसीलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं।
इसे भी आपको रटने की जरूरत या याद रखने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट टर्म समझना होता है। होमो, हेटेरो, होमोकैरियोटिक माइसीलियम एंड हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम। So homokaryotic mycelium में the word homo or homeos, it means like or similar. Okay, it means like or similar. Karyon means nucleus. तो आ गया इसका आंसर। ऐसे माइसीलियम जहां जेनेटिकली सिमिलर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, ओके, वो उन्हें हम कहेंगे होमोकैरियोटिक माइसीलियम। ऐसे माइसीलियम जहां न्यूक्लियस जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, उन्हें हम कहेंगे हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। सो हेट्रोकैरियोटिक में एग्जांपल है बेसिडियोमाइकोटा माइकोटिना, सॉरी ये ग्रुप जो है क्लास बेसिडियोमाइकोटिना, ये इसमें हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम ही जनरली देखा जाता है। ओके, और यहाँ ये राइजोमॉर्फ भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So vegetative mycelium of Basidiomycotina passes through two different stages, primary mycelium and secondary mycelium formation. तो इनके लिए जर्मिनेशन के लिए दो स्टेप्स होते हैं। वेजिटेटिव माइसीलियम, वेजिटेटिव प्रोसेस से जब माइसीलियम जर्मिनेट होता है तो इनके लिए दो स्टेप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो यहाँ प्राइमरी माइसीलियम डज नॉट प्रोड्यूस एनी सेक्स ऑर्गन, यहाँ आप देख सकते हैं, एंड बट दे मल्टीप्लाई, स्पोर्स की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं। और हैप्लॉइड मोनोकैरियोटिक सेप्टेट, ये इनका फीचर है कि प्राइमरी माइसीलियम किस तरह से नेक्स्ट वेजिटेटिव माइसीलियम को ग्रो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं प्राइमरी माइसीलियम स्पोर से ओरिजिनेट हो रहा है, बेसिडियो स्पोर से किस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है, और यहाँ मैच्योर है, पूरी तरह से ओरिजिनेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ जब दो माइसीलियम आपस में फ्यूज होती हैं तो वो कंडीशन हम देख सकते हैं, दो प्राइमरी माइसीलियम आपस में फ्यूज हो चुके हैं। हाँ, ये अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एंटर कर रहे हैं जो कि है म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल एसोसिएशन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जहां दो पार्टनर, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं नेचर में और दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का फायदा होता है। ओके, तो मैनी फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था माइकोराइजा, उसे हम कहते हैं। ओके, so in that case both the partners are benefited. Symbiosis and mycorrhiza are the best example of mutual association. Symbiosis मतलब क्या, मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ कि आपने कभी लाइकेन का नाम सुना होगा। ओके, अगर नहीं भी सुना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जाकर देख सकते हैं। कोई भी बड़े ट्रीज पे जहाँ ज्यादा पोल्यूशन ना हो, ऐसी जगह पे आपको व्हाइट कलर के पैचेस दिखेंगे ट्री ब्रांचेस के ऊपर, अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्हें हम लाइकेन्स कहते हैं। वो फंजाई एंड एल्गी का बना हुआ होता है। वहाँ फंगल मेंबर भी होता है और अल्गल मेंबर भी होता है। अल्गल मेंबर जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, फंगल मेंबर जो है वो प्रोटेक्शन, मॉइस्चर एंड कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल में जो प्रेजेंट होती है उन्हें सप्लाई करता है अल्गल मेंबर को, और ये दोनों साथ में ही एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए रहते हैं लाइफ टाइम। ओके, तो ये है सिम्बायोसिस, लाइकेन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अल्गी, सॉरी नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंजाई जो है वो हायर प्लांट्स के रूट्स में एसोसिएटेड रहता है, यानी कि रूट्स में रहता है, और वहाँ डिफरेंट टाइप्स है, वहाँ ऑब्जर्व की गई है कि किस तरह से रहता है। तो पहला एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोएंडोमाइकोराइजा, इन 3 डिफरेंट टाइप्स में इनको देखा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्टो मतलब होता है आउटसाइड, एंडो मतलब होता है इनसाइड, एंड एक्टो एंडो मतलब होता है बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। तो क्या आउटसाइड एंड इनसाइड देखते हैं। तो फंजाई का जो एसोसिएशन है वो अगर प्लांट रूट्स के टिप में ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है अगर फंजाई, तो हम उसे एक्टोमाइकोराइजा में कंसिडर करते हैं। यानी कि प्लांट जो फंजाई है, फंगल बॉडी है, वो सेल, दो सेल्स के बीचों बीच तो जाएगा, कॉर्टिकल रीजन में जाएगा, दो सेल्स के बीचों बीच जाएगा, बट किसी सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा,
और वो एक हार्टिक्स नेट बनाएगा, यानी कि एक हम कह सकते हैं फंगल बॉडी जो है वो जब सेल या प्लांट रूट टिप के अंदर पेनिट्रेट करती है, एंटर करती है, तो वहां जाके नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम हार्टिक्स नेट कहते हैं। ओके, और इंटरसेलुलरली मतलब दो सेल के बीचों बीच अपनी बॉडी को ग्रो करेगी फंजाई, पर दो किसी सेल के अंदर एंटर नहीं करेगी एक्टोमाइकोराइजा में। एंडोमाइकोराइजा में एक्टोमाइकोराइजा के जस्ट ऑपोजिट होगा, यहाँ वो एंटर करेगी। ओके, सेल्स के अंदर एंटर करेगी डायरेक्टली, तो हम उस टर्म को कहेंगे इंट्रासेलुलरली इन्वेड करना सेल्स को। ओके, सेल्स के बॉडी, सेल्स के अंदर घुस जाना। ओके, एग्जाम्पल है ग्लोमस। ग्लोमस ऐसा करता है, ग्लोमस एक एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है। देन एक्टो एंडो, अब ये तो आप समझ ही चुके हैं कि कुछ हाइफी, फंगल हाइफी बाहर की तरफ रहेंगे रूट के और कुछ अंदर की तरफ, तो यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ हम देखने वाले हैं कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो है या फिर क्लासिफिकेशन जो दी गई है इन वॉल्यूम्स में, वो हम देखने वाले हैं। तो जेम्स स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है अगर हम अलगी और फंजाई की स्टडी कर रहे हैं, और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की भी स्टडी कर रहे हैं बॉटनी में, तो जेम्स स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। क्रिप्टोगैमिक बॉटनी नाम की जो वॉल्यूम है, उनकी जो बुक हम कह सकते हैं, उसमें उन्होंने सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी से अपने कॉलेजेस में इन बुक को सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। ओके, इन्होंने 2 डिविजन्स और 7 क्लासेस में फंजाई को क्लासिफाई किया है, और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट में देखने वाले हैं। ये हमारा अभी एक ही पार्ट हुआ है फंजाई का, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा वीडियो लेक्चर का, उसमें हम देख सकते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो उन्होंने किया, उसके लिए उन्होंने कौन सी कैटेगरीज को कंसिडर किया जेम्स स्मिथ ने। उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सेप्टेट है, असेप्टेट है फंजाई, उनका असेक्सुअल स्पोर कैसा है, उस बेसिस पे स्पोरेंजियोस्पोर प्रेजेंट है, अगर है तो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है, इस हिसाब से भी उन्होंने इस क्राइटेरिया को भी कंसिडर किया। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर फंजाई में या नहीं, इस बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन जो है एक कम्प्लीटली अलग टॉपिक है, शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसलिए मैंने इसे एक सेपरेट पार्ट रखा। ओके, तो आप जुड़े रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये लेक्चर सेशन हेल्पफुल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन को बूस्ट करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, डरिए मत और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, बाय बाय।